Hello guys, I'm Amandeep Singh and today we'll have our second lecture on transfer of property. आज अभी क्या हुआ, हम लोग 8 बजे से लाइव आने वाले थे बट फिर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम हुई। टेक्निकल टीम काफ़ी कोशिश करती रही बट वो सॉर्ट आउट नहीं हो पाया, तो ये दूसरा लेक्चर भी हमें रिकॉर्ड ही करना पड़ रहा है। बट आई एम श्योर वील सॉर्ट इट आउट बाई मंडे, क्योंकि हमारा अब नेक्स्ट लेक्चर मंडे को होगा और हमारा शेड्यूल ये रहेगा कि हमारे जो भी लेक्चर्स हैं 8 बजे रहेंगे और वो मंडे टू फ्राइडे रहेंगे। 2 दिन का ऑफ रहेगा और फिर मंडे से हम दोबारा शुरू करेंगे। एंड आई होप टू फिनिश ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑफ इन अराउंड 35 डेज़। 35 लेक्चर्स के अराउंड लगेंगे और ये अपना ख़त्म हो जाएगा। तो पहले हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी लॉ एंड लॉयर्स के बारे में और उसके बाद फिर हम शुरू करेंगे। तो लॉ एंड लॉयर्स, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था, हम लोगों का एक इनिशिएटिव है। हम कुछ ग्रेजुएट्स हैं, यंग प्रोफेशनल्स हैं जो एजुकेशन की फील्ड में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहते हैं। हमारा एम ये है बेसिकली कि हमारे जो लेक्चर्स और हमारे लेक्चर्स का एम ये है कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा स्टूडेंट जो बिहार के किसी गांव में बैठा होगा या उत्तर प्रदेश के किसी गांव में बैठा होगा, मध्य प्रदेश के किसी गांव में बैठा होगा और जो कि नहीं आ सकता किसी मेट्रो सिटी में, नहीं जा सकता दिल्ली, नहीं जा सकता इंदौर या भोपाल पढ़ने के लिए, या लखनऊ नहीं जा सकता किसी वजह से, हो सकता है उसके पास उतने पैसे ना हो, या हो सकता है कि उसकी ऐसी परिस्थितियां घर पे ना हो कि जिसकी वजह से वो अपना शहर छोड़ के किसी मेट्रो सिटी में जाके कोई कोचिंग अटेंड कर सके, राइट। तो उस इंसान के लिए अगर ये जो वीडियोज़ हैं उसके लिए सबसे ज़्यादा हेल्पफुल प्रूव होंगे कि वो इंसान अपने घर में बैठ के वो स्टूडेंट लॉ का जो बेस्ट कंटेंट हो सकता है, जो कि दूसरी कोचिंग्स में बहुत सारे पैसे लेके भी शायद प्रोवाइड नहीं किया जाता, वो हम फ्री ऑफ कॉस्ट इस चैनल के थ्रू प्रोवाइड कराएंगे और हमेशा प्रोवाइड कराएंगे। ये चैनल हमेशा, इस पे जो भी कंटेंट है हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल आपको रहेगा। एंड एक और चीज़ कि ये जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से हमने शुरुआत की है, ये सीरीज़ पूरी जुडिशियल सर्विसेज के जितने भी कोर सब्जेक्ट्स हैं सबसे पहले उनको पूरी तरीके से कवर करेगी और उसके बाद हम जो स्टेट स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स हैं, जैसा भी आप लोगों की रिक्वेस्ट रहेगी उस हिसाब से, उसके अकॉर्डिंग हम लोकल लॉज हैं हर स्टेट में जो आते हैं हम वो भी कवर करेंगे, राइट। तो अगर आप कहीं कोई कोचिंग अटेंड नहीं करना चाहते हैं या कहीं कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं तो आप हमारी ये सीरीज़ देख के भी कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं अपने जुडिशियल सर्विसेज के लिए, राइट। अब हम आज के लेक्चर्स के साथ आज के लेक्चर के साथ आगे बढ़ते हैं और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को कल का लेक्चर पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको पसंद आया, या अगर कोई आपको प्रॉब्लम लगी हो तो आप वो भी बता सकते हैं। उसके अलावा ये आपका अपना चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और इसको आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए। अब हम आते हैं लेक्चर 2 के साथ। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सेक्शन 2 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, विच इज़ अ सेविंग क्लॉज। मैं आपको अभी बताऊंगा कि सेविंग क्लॉज का मतलब क्या होता है और सेविंग क्लॉज की यूटिलिटी क्या होती है, इसकी उपयोगिता क्या होती है, राइट। एंड देन सेक्शन 3 विच इज़ इंटरप्रिटेशन क्लॉज, विच टॉक्स अबाउट, and section 3 is interpretation clause, which we are going to discuss about, and today we will be dealing with the definition of immovable property। आज हम definition of immovable property को deal करने वाले हैं, right। तो आइए हम proceed करते हैं section 2 के साथ। Guys, section 2 जो है, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबके सामने आपका बेयर एक्ट खुला होगा जब आप ये मेरा लेक्चर देख रहे हो। तो इट सेज, सेक्शन 2 सेज रिपील ऑफ एक्ट्स, सेविंग ऑफ सर्टेन इनैक्टमेंट्स, इंसिडेंट्स, राइट्स, लाइबिलिटीज एटसेट्रा। तो मैंने आपको बताया कि जो सेक्शन 2 है, सेक्शन 2 इज अ सेविंग क्लॉज। तो अब हम ये समझते हैं सबसे पहले कि सेविंग क्लॉज का मतलब क्या होता है। देखिए, आप जो भी लॉ पढ़ेंगे, जो भी स्टैट्यूट पढ़ेंगे, आपको ऑलमोस्ट हर स्टैट्यूट में आपको ये क्लॉज तो मिलता ही मिलता है जिसे हम बोलते हैं सेविंग क्लॉज। तो सेविंग क्लॉज क्या करता है? सेविंग क्लॉज बेसिकली उस स्टैट्यूट से, मान लीजिए ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में सेविंग क्लॉज अगर दिया हुआ है तो ये क्या करना चाह रहा है, ये सेविंग क्लॉज का पर्पज ये है कि ये कुछ ट्रांजैक्शंस को या कुछ लॉज को एग्जेम्प्ट करना चाहता है from the application of this statute, from the application of this
स्टैट्यूट। मतलब कुछ ऐसी परिस्थितियां होंगी, कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस होंगे या कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होंगे जिन पे कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होगा, राइट। तो सेविंग क्लॉज का मतलब शायद आपको अभी समझ आया होगा। सेविंग क्लॉज क्या होता है? हर लॉ में, मान लीजिए कोई लॉ 1963 में, फॉर एग्जांपल 1963 में स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट आया था, राइट। अब स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1963 से पहले भी कोई लॉ था, तो अगर 1961 में कोई एक्ट हुआ, कोई ट्रांजैक्शन हुआ, राइट, तो वो 1963 के एक्ट से गवर्न होगा या 1961 के पुराना, जो 1961 से पहले जो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट था उससे गवर्न होगा? इसका आंसर हमें कहाँ मिलता है? इसका आंसर हमें सेविंग क्लॉज में मिलता है, राइट। क्यों? क्योंकि ये तो 1963 में आया, पर अगर 1961 में कुछ हुआ है तो वो किस लॉ के हिसाब से जनरली डील होगा? वो पुराने लॉ के हिसाब से डील होगा। पर ऐसा जरूरी भी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है, कल हमने डिस्कस किया था कि कोई भी लॉ जो होता है उसको प्रोस्पेक्टिवली और रेट्रोस्पेक्टिवली दोनों अप्लाई कर सकते हैं। एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्या था वो, कैसा? एक होता है प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ और दूसरा क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ। दूसरा क्या होता है? रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ। इसका क्या मतलब होता है? प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, जैसा कि कल हमने डिस्कस किया था, कि अगर कोई लॉ फॉर एग्जांपल 22 जुलाई 2022 को फोर्स में आया है, अगर उसको इस दिन बनाया गया है और उसको क्या किया गया कि जिस दिन से इसको हम पब्लिश करेंगे, जिस दिन से हम इसको एनफोर्स करेंगे, उसी दिन से अप्लाई होगा। तो ये किस डेट से अप्लाई किया गया, राइट? गैजेट नोटिफिकेशन में क्या लिखा हुआ है कि दिस लॉ विल बी एप्लीकेबल फ्रॉम 22 जुलाई ओनली, राइट, और फ्रॉम द डे इट इज पब्लिश्ड इन द गैजेट। ठीक है, इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन, मतलब आगे से। ठीक है, अगर आज लॉ आया है तो आज से अप्लाई होगा। पर अगर रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ है, इसका मतलब क्या है? ये लॉ तो 22 जुलाई को पास हुआ, 22 जुलाई को नोटिफाई किया गया, पर उस गैजेट में क्या लिखा है कि ये लॉ, दिस लॉ विल बी एप्लीकेबल नॉट फ्रॉम 22 जुलाई 2022 बट फ्रॉम 22 जुलाई 2020 में भी। तो यहाँ पे क्या हुआ? लॉ तो हमने बनाया 2022 में, पर इसको हमने अप्लाई कब से किया? 2 साल पहले से। तो इसको बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन ऑफ लॉ। तो ये सारे जो कुछ आंसर्स हैं ये हमें जनरली सेविंग क्लॉज में मिलते हैं, राइट। इसीलिए हर लॉ में सेविंग क्लॉज दिया होता है। आई एम श्योर अब आपको क्लैरिटी आई होगी कि सेविंग क्लॉज का नेचर क्या होता है या सेविंग क्लॉज क्या होता है। ठीक है, अभी आपको और क्लैरिटी आएगी जब मैं 1 बाई 1 प्रोविजंस डिस्कस करूंगा सेक्शन 2 के। तो आइए पढ़ते हैं इसको। ये क्या सेक्शन 2 बोलता है, इन द टेरिटरीज टू विच दिस एक्ट एक्सटेंड्स फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स द इनैक्टमेंट स्पेसिफाइड इन द शेड्यूल हियर टू अनेक्स्ड शैल बी रिपील्ड टू द एक्सटेंट हियर इन मेंशन्ड। इसका मतलब क्या है? ये बोलना चाह रहा है कि जो भी मैटर्स इस एक्ट में डिस्कस किए गए हैं और जिस भी टेरिटरी में ये एक्ट एक्सटेंड हो रहा है, कल हमने देखा था कहाँ कहाँ पे ये एक्सटेंड हो रहा है, तो अभी आज की डेट में ये पंजाब एंड हरियाणा को छोड़ के पूरे इंडिया में एक्सटेंड होता है, पूरे इंडिया में टीपीए एप्लीकेबल होता है। तो उन टेरिटरीज में वो सारे लॉज जो कि टीपीए के शेड्यूल में दिए गए हैं, वो लॉज क्या हो जाएंगे? रिपील हो जाएंगे। ये देखिए, ये शेड्यूल है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। आप लोग जब अपना बेयर एक्ट उठाएंगे तो बेयर एक्ट के सबसे जो पीछे वाला साइड है उसमें ये शेड्यूल दिया हुआ है। आप इस शेड्यूल में देख सकते हैं, यहाँ पे क्लियरली लिखे हुए हैं कुछ लॉज जिनको कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने रिपील किया, राइट। तो ये क्या बोल रहा है? शैल बी रिपील्ड टू द एक्सटेंट हियर इन मेंशन्ड। जब आप शेड्यूल देखेंगे तो आप उसमें पाएंगे कि शेड्यूल में लिखा हुआ है कि कोई पर्टिकुलर लॉ कंप्लीटली रिपील्ड है, वहाँ पे लिखा हुआ है होल, और किसी पर्टिकुलर लॉ का कोई पर्टिकुलर सेक्शन ही रिपील किया गया है। तो ये कहाँ पे आप पाओगे? शेड्यूल। अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी का रेफर करोगे तो वहाँ पाओगे। तो इसका मतलब ये जो पैराग्राफ है सेक्शन 2 का, ये बोल रहा है कि जो भी एक्ट्स, जो भी स्टैट्यूट्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के शेड्यूल में मेंशन्ड हैं, वो क्या हैं? रिपील हो गए हैं जिस दिन से ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फोर्स में आया है। तो उसने क्या करा है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी ने शेड्यूल में जो भी मेंशन्ड एक्ट्स हैं उनको रिपील कर दिया। ये क्या, इसका क्या मतलब है? कि एक्सप्रेसली रिपील किया है, राइट। एक्सप्रेसली रिपील करने का मतलब क्या है? कि एक्ट खुद बोल रहा है शेड्यूल में लिख के कि दीज आर द एक्ट्स विच आर रिपील्ड फ्रॉम द डे व्हेन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट हैज बीन एनफोर्स्ड। आई होप आपको इस चीज़ में क्लैरिटी आई होगी। फिर अब हम इसको क्लॉज बाई क्लॉज पढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है इसके आगे? बट नथिंग हियर इन कंटेंट शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट, राइट।
बट नथिंग हियर इन कंटेन शैल बी डीम टू अफेक्ट, मतलब इस सेक्शन में इस शेड्यूल में और इस पूरे एक्ट में जो कुछ भी लिखा है ये क्या नहीं करेगा, किसको अफेक्ट नहीं करेगा। पहला, ये एक्ट किसको अफेक्ट नहीं करेगा। पहला, द प्रोविजंस ऑफ एनी एनैक्टमेंट नॉट हियर बाई एक्सप्रेसली रिपील्ड, मतलब कौन से इनैक्टमेंट्स, वो इनैक्टमेंट्स जो एक्सप्रेसली रिपील नहीं किए गए हैं, राइट, नॉट एक्सप्रेसली रिपील्ड। ठीक है, अभी हमने डिस्कस किया कि कौन से कुछ इनैक्टमेंट्स ऐसे हैं जो अगर आप ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का शेड्यूल देखोगे तो आप पाओगे कि वहां पे कुछ स्टैट्यूट्स ऐसे हैं जो कि एक्सप्रेसली रिपील किए गए हैं। तो क्या कहना चाहता है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 2A, वो ये बोलना चाह रहा है कि केवल वो एक्ट्स जो एक्सप्रेसली रिपील किए गए हैं वही रिपील्ड होंगे। उसके अलावा अगर कोई कानून है, जैसे कल हमने डिस्कस किया था कि बॉम्बे लैंड रेवेन्यू कोड था, है ना, बंगाल रेगुलेशन एक्ट था, या उसके अलावा जो कस्टम्स वगैरह थे कुछ पंजाब और अवध वगैरह में, तो अगर उनको एक्सप्रेसली रिपील नहीं किया गया है तो दोज विल नॉट बी अफेक्टेड एंड दे विल ऑपरेट साइमल्टेनियसली विद ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। आई होप अब आपको ये थोड़ा सा क्लियर होगा। ठीक है, 2A क्या बोलता है कि केवल वो स्टैट्यूट्स जो शेड्यूल में मेंशन है, एक्सप्रेसली रिपील किए गए हैं, केवल वो रिपील्ड होंगे। पर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के आ जाने से जो दूसरे लॉज हैं जिनको रिपील नहीं किया गया है उन पे कोई असर नहीं पड़ेगा एंड वो कंटिन्यू रहेंगे एज इट इज, जैसे वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के आने से पहले थे। ठीक है, आइए अब हम बढ़ते हैं सेक्शन 2 सबसेक्शन B की तरफ। ठीक है, सबसेक्शन B क्या बोल रहा है। सबसेक्शन B ये बोल रहा है, दो इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में बात करता है, इंसिडेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। इंसिडेंट्स एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो आइए देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। ये कह रहा है, बट नथिंग हियर इन कंटेन शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट any terms or incidents of any contract or constitution of property which are consistent with the provisions of this act and are allowed by the law for the time being in force। मतलब ये बोलना चाह रहा है कि जो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो ऐसे इंसिडेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी को अफेक्ट नहीं करेगा जो कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से इनकंसिस्टेंट नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अब हम समझते हैं कि इनका मतलब क्या होता है। तो देखिए, इंसिडेंट्स, अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी का एक इंसिडेंट होता है राइट ऑफ प्रीएम्पशन। राइट ऑफ प्रीएम्पशन, ठीक है। तो ये जो राइट था, ये राइट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के आने से पहले से था, ये कस्टमरी राइट है, ठीक है। तो ये जो राइट है ये अफेक्ट नहीं होगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के आ जाने के बाद भी, एंड ये एज इट इज चलता रहेगा। अब हम ये समझते हैं प्रीएम्पशन क्या होता है, ठीक है। तो प्रीएम्पशन का मतलब होता है, फॉर एग्जाम्पल, देयर आर टू ब्रदर्स, नेमली पुष्पा, राइट, एंड वगीरा, ये दो भाई हैं, ठीक है। अब इन दोनों भाइयों की एक प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी है जिसमें ये वाला हिस्सा जो है ये पुष्पा का है और ये वाला हिस्सा वगीरा का है, ठीक है। नाउ पुष्पा वांट्स टू सेल दिस प्रॉपर्टी टू समबडी। अब ये पुष्पा क्या चाहता है, पुष्पा ये चाहता है कि जो इसका हिस्सा है ये किसी को बेच दे। तो पहले इसको क्या करना पड़ेगा, ये प्रॉपर्टी ये किसी थर्ड पर्सन को बेचे, उससे पहले ये क्या करेगा, इस प्रॉपर्टी को ये ऑफर करेगा किसको, वगीरा को, कि आप खरीद लो ये प्रॉपर्टी, ठीक है। पुष्पा क्या करेगा, ये दोनों भाई हैं और पुष्पा अगर अपने हिस्से की ये प्रॉपर्टी बेचना चाह रहा है तो पुष्पा ये प्रॉपर्टी किसको ऑफर करेगा, वगीरा को ऑफर करेगा, कि पहले इसको ऑफर करेगा कि आप इस प्रॉपर्टी को खरीद लो। अगर वगीरा मना कर देता है ये प्रॉपर्टी खरीदने से, तो उसके बाद ही पुष्पा किसी थर्ड पर्सन को या किसी स्ट्रेंजर को ये प्रॉपर्टी बेच सकता है, ठीक है। इसको बोलते हैं राइट ऑफ प्रीएम्पशन। ये जो प्रीएम्पशन का कंसेप्ट है ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के आने के पहले से था और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के आने के बाद भी, मतलब आज तक ये जो राइट ऑफ प्रीएम्पशन है ये कंटिन्यूड है, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। तो ये जो इंसिडेंट्स हैं ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, इंसिडेंट्स हैं जो प्रॉपर्टी के, वो चेंज नहीं होंगे इवन आफ्टर कमिंग इनटू फोर्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट। अब हम समझते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी। अब आप ये देखिए, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी ऐसी है जो को ओन्ड प्रॉपर्टी है, ठीक है।
उसको दो लोग ओन करते हैं, को ओन्ड प्रॉपर्टी है। तो उस प्रॉपर्टी का एक नेसेसरी जो नेचर है वो ये है कि उस प्रॉपर्टी में, अब को ओन्ड प्रॉपर्टी है, ए एंड बी दोनों ओनर हैं इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के, ठीक है। अब इस प्रॉपर्टी में ये लोग क्या करवा सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि इस प्रॉपर्टी में आप करो पार्टीशन, दे कैन आस्क फॉर पार्टीशन, राइट, क्योंकि दे आर को ओनर्स ऑफ द प्रॉपर्टी एंड देयरफॉर दे कैन आस्क फॉर पार्टीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। तो ये जो चीज़ें हैं ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजंस के अगेंस्ट नहीं जाती हैं, इनकंसिस्टेंट नहीं है उससे। तो इवन आफ्टर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट कम्स इनटू फोर्स, these provisions will continue in force, right? ये provisions continue होंगे, अप्लाई होते रहेंगे, ठीक है। अब हम, अगर ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2C की तरफ, ठीक है। सेक्शन 2C क्या बोलता है? कल हमने पढ़ा था कि ऐसा तो नहीं है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट जब 1882 में आया तो उससे पहले सृष्टि का निर्माण नहीं हुआ था। मैंने कल बोला था, तो दुनिया तो उससे पहले भी थी, प्रॉपर्टी भी उससे पहले थी, राइट। तो उससे पहले भी जो हम लोगों ने देखा, उससे पहले क्या था, उससे पहले अलग अलग लॉज थे, कस्टम्स थे, ठीक है। उसके अलावा इंग्लिश लॉ के प्रोविजंस थे जो कि अप्लाई होते थे ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी से रिलेटेड प्रोविजंस को डील करने के लिए, ठीक है। उससे पहले भी प्रॉपर्टी बेची जाती थी 1882 से पहले। ऐसा तो नहीं कि 1882 से पहले प्रॉपर्टी बेची नहीं जाती थी या प्रॉपर्टी का मॉर्टगेज नहीं होता था, सब कुछ होता था। पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के आने के बाद क्या हुआ कि उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ चेंज हो गई, राइट, उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ चेंज हो गई। तो फॉर्मेलिटीज़ क्या चेंज हो गई? फॉर्मेलिटीज़ में ऐसा हो गया कि पहले मॉर्टगेज आप नॉर्मली कर सकते थे, इतना उसमें रजिस्ट्रेशन और उसकी अटेस्टेशन की ज़रूरत नहीं थी। आज रजिस्टर कराना पड़ता है, उसको अटेस्ट कराना पड़ता है, उसका एक पूरा फॉर्मल प्रोसीजर है, ठीक है। तो अब ऐसे पुराने जो मॉर्टगेजेस थे, फॉर एग्जांपल ये 1882 में फोर्स में आया, तो अब अगर कोई मॉर्टगेज 1880 में हुआ है पार्टीज़ के बीच में, ठीक है, तो क्या, और तब ये फॉर्मेलिटीज़ नहीं थी जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में दी हुई हैं। हम आगे पढ़ेंगे मॉर्टगेज, तब हम समझेंगे कि क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं, राइट। तो जब ये फॉर्मेलिटीज़ आ गई 1882 के एक्ट के थ्रू, तो जो पुराना मॉर्टगेज था, मान लीजिए ए और बी के बीच में मॉर्टगेज हुआ, कब? 1880 में मॉर्टगेज हुआ, और इन दोनों के बीच में जो मॉर्टगेज हुआ उसमें ये फॉर्मेलिटी फॉलो नहीं करी इन लोगों ने। क्यों? क्योंकि तब ये एक्ट नहीं आया था, ना ये फॉर्मेलिटीज़ लॉ की रिक्वायरमेंट थी। तो इन लोगों ने नॉर्मल मॉर्टगेज का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। तो अब जब ये एक्ट फोर्स में आ गया, तो क्या ये वाला जो मॉर्टगेज है, क्या ये इनवैलिड हो जाएगा? क्या ये इनवैलिड हो जाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक्ट 1882 में फोर्स में आया और उससे पहले ये फॉर्मेलिटीज रिक्वायरमेंट ही नहीं थी, और ये इनवैलिड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सेक्शन 2C बोलता है कि पहले जो भी लीगल रिलेशंस पार्टीज के थे बिफोर दिस एक्ट, वो लोग, वो प्रोविजंस किससे गवर्न होंगे? जो पुराने लॉज हैं उससे गवर्न होंगे। आइए हम सेक्शन 2C एक बार पढ़ लेते हैं। सेक्शन 2C सेज, बट नथिंग हियर इन कंटेंट शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट any right or liability arising out of a legal relation, right? Any right or liability arising out of a legal relation constituted before this act comes into force। मतलब कौन सा लीगल रिलेशन? जैसे हमने एग्जांपल किसका लिया? मॉर्टगेज का एग्जांपल लिया। तो मॉर्टगेज भी तो एक लीगल रिलेशन ही है ना, पर्सनल रिलेशन थोड़ी है। जो मॉर्टगेजर मॉर्टगेजी हैं वो, उनके बीच में ये फ्रेंडशिप का रिलेशन थोड़ी है। कौन सा रिलेशन है? मॉर्टगेजर और मॉर्टगेजी का रिलेशन है। तो ये किस तरह का रिलेशन है? लीगल रिलेशन है। तो ये एक एग्जांपल हो सकता है लीगल रिलेशन का, ठीक है। तो और ये लीगल रिलेशन कब बना? बिफोर दिस एक्ट कम्स इनटू फोर्स। मतलब ये एक्ट जब 1882 जुलाई में फोर्स में आया, उससे पहले जब ये, उससे पहले अगर ये लीगल रिलेशन बना उन दोनों पार्टीज के बीच में, और एनी रिलीफ इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सच राइट और लाइबिलिटी। मतलब सेक्शन 2C ये बोलना चाह रहा है कि अगर कोई भी राइट, लाइबिलिटी या फिर कोई रिलीफ, ठीक है, किसी पर्टिकुलर लीगल रिलेशन से रिलेटेड, कौन सा लीगल रिलेशन? जो 1882 का एक्ट फोर्स में आने से पहले जो लीगल रिलेशन था, अगर उसके कारण कोई राइट, लाइबिलिटी या रिलीफ उसके थ्रू दी जा सकती थी, तो 1882 के एक्ट से वो अफेक्ट नहीं होगी,
ठीक है। हम इसको बहुत सिंपली, जैसे हमने इस मॉर्टगेज के एग्जांपल के थ्रू समझा, दोबारा से एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये क्या बोल रहा है कि कोई लीगल रिलेशन अफेक्ट नहीं होगा। फॉर एग्जांपल 1880 में ए और बी के बीच में मॉर्टगेज हुआ, और मॉर्टगेज में तब इतनी फॉर्मेलिटीज़ नहीं थी जितनी कि अब है 1882 का ATP आने के बाद, और हम ये सारी फॉर्मेलिटीज़ 1 by 1 पढ़ने वाले हैं। तो ये क्या बोल रहा है कि अगर 2C के हिसाब से 1880 में, अगर 1882 के एक्ट को आने से पहले अगर इन दो पार्टीज़ के बीच में, ए और बी के बीच में कोई लीगल रिलेशन बना, वो लीगल रिलेशन क्या था, मॉर्टगेजर मॉर्टगेजी का था, तो उस केस में जो ये वाला मॉर्टगेज है वो गवर्न कैसे होगा, जो पहले के जो लॉज थे या जो कस्टम उस पर अप्लाई हो रहे हैं उससे गवर्न होगा, और ये वाला जो एक्ट है इसके प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। इससे हमें क्या समझ आता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इज अ प्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन। मतलब इसका क्या हुआ है, ये किस तरह का लेजिस्लेशन है, प्रोस्पेक्टिव लेजिस्लेशन है। इसको जब से ये आया उसके बाद के ट्रांजैक्शंस पे अप्लाई हो रहा है। दिस इज नॉट रेट्रोस्पेक्टिव इन नेचर, राइट। तो ये कैसा है, प्रोस्पेक्टिव इन नेचर है, ना कि रेट्रोस्पेक्टिव। हमने इसका प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव का मीनिंग समझा है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं सेक्शन 2D की, 2 सबसेक्शन D की, ठीक है। सेक्शन 2 सबसेक्शन D क्या बात करता है। हमने कल ये पढ़ा था कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है वो किस पे अप्लाई होता है, उन ट्रांसफ़र से पे अप्लाई होता है जो कि बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ होते हैं। कौन से ट्रांसफ़र्स, जो बाय एक्ट ऑफ पार्टीज़ होते हैं। किस पे अप्लाई नहीं होता, उन पे अप्लाई नहीं होता जो कि बाय ऑपरेशन ऑफ, जो कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होते हैं, उन पे ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होता, ठीक है। अब हम देखते हैं कि, तो कल हमने इसे डिटेल में पढ़ा था कि बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ सक्सेशन से ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है, या फिर कोर्ट के ऑर्डर से ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में कैसे, कोर्ट के ऑर्डर से, ठीक है, प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो सकती है। अगर आपने मेरा पहला लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस पहले लेक्चर को जब देखोगे तो आपको ये वाला कंसेप्ट कंप्लीटली क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप डायरेक्टली सेकंड लेक्चर पे आए हो तो आई वुड रिक्वेस्ट कि आप पहले वो वाला लेक्चर देखो और उसके बाद इस पे आओ। दूसरा क्या है, कोर्ट ऑर्डर से। अगर कोर्ट बोल रहा है कि कोई प्रॉपर्टी किसी की कोई प्रॉपर्टी सेल कर रहा है तो उस केस में। दूसरा सक्सेशन से, मतलब अगर किसी की डेथ हो गई तो उसकी प्रॉपर्टी किसको जाती है, लीगल हेयर्स को जाती है। तो प्रॉपर्टी की ओनरशिप ट्रांसफ़र हो गई, एक इंसान F की डेथ हुई और वो प्रॉपर्टी किसके पास चली गई, FS जो उसका बेटा था। तो अभी ये ओनरशिप कौन किसके पास, पहले F था ओनर, फिर FS हो गया, तो यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफ़र हुई प्रॉपर्टी की। बट इन केसेस में TP अप्लाई नहीं होता है, दूसरे लॉज अप्लाई होते हैं। सक्सेशन के केस में मेनली हमने डील किया था, इंसान के जो पर्सनल लॉज होते हैं वो अप्लाई होते हैं, जैसे हिंदू लॉ, मुस्लिम लॉ, ये जो पर्सनल लॉज हैं ये अप्लाई होते हैं, ठीक है। बट मैंने कल ये बोला था कि देयर आर 2 सर्कमस्टांसेस, 2 एक्सेप्शंस टू दिस रूल। किस रूल के, इस रूल के कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ऑपरेशन ऑफ लॉ पे जो ट्रांसफ़र होते हैं उस पे अप्लाई नहीं होता। कौन से एक्सेप्शंस हैं, वही एक्सेप्शंस हमको सेक्शन 2D में दिए गए हैं। पहला एक्सेप्शन है सेक्शन 57 एंड दूसरा एक्सेप्शन है चैप्टर 4 which deals with mortgages and charge, ठीक है। एक बार हम देख लेते हैं सेक्शन 2D क्या कहता है। तो इसको हम पढ़ेंगे, बट नथिंग हियर इन कंटेंट शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट save as provided by section 57 and chapter 4 of this act any transfer by operation of law or by or in execution of a decree or order of a court of competent jurisdiction। तो इस प्रोविज़न को पढ़ने का बेटर तरीका ये है कि जब आप इसको पढ़ें तो इसको इस तरीके से पढ़ें, बट नथिंग हियर इन कंटेंट शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ बाई और इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, राइट। हमने पहली लाइन स्किप की जो कि ये बोलती है कि सेव एज प्रोवाइडेड बाई सेक्शन 57 एंड चैप्टर 4 ऑफ दिस एक्ट। तो अगर हम सेक्शन 2 में पैरा जो 1 है उसकी लास्ट लाइन को सेक्शन 2D की सेक्शन 2D के साथ पढ़ते हैं तो हमें ये समझ आता है जो हमने कल पढ़ा था, क्या कि इट डज नॉट अफेक्ट, विच मीन्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डज नॉट अफेक्ट एनी ट्रांसफर बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ और बाय और इन एग्जीक्यूशन ऑफ अ डिक्री और ऑर्डर ऑफ अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट ज्यूरिसडिक्शन, जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है।
और इसको हमने कल किसके साथ पढ़ा था 2D को? प्रीएम्बल के साथ पढ़ा था। ठीक, तो अभी पहली लाइन पे आते हैं इसकी, जो सेक्शन 2D है इसके फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। क्या बोलता है? सेव एज प्रोवाइडेड बाय सेक्शन 57 एंड चैप्टर 4 ऑफ दिस एक्ट। तो इससे हमें क्या समझ आता है कि जो सेक्शन 57 है यहाँ पे भी ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होगा, और जो चैप्टर 4 है मॉर्टगेज और चार्ज, यहाँ पे भी ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ होगा, बट स्टिल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होगा इन दो प्रोविजंस पे, इवन दो these provisions involve transfer of property by operation of law, right? अब हम समझते हैं कि सेक्शन 57 ब्रीफ में समझेंगे अभी हम, जब हम मॉर्टगेज और चार्ज पे जाएंगे तो मैं इलेबोरेट करूंगा इनको प्रॉपरली, और सेक्शन 57 को भी मैं जब सेक्शन 57 पे जाऊंगा तब डिटेल में समझाऊंगा। बट अभी के लिए मैं आपको इतना आइडिया दे देता हूं कि आपको सेक्शन 2D की एप्लीकेशन और इस सेविंग क्लॉज की एप्लीकेशन समझ आ जाए। बेसिकली अकॉर्डिंग टू सेक्शन 57, सेक्शन 57 ये बोलता है कि अगर कोई प्रॉपर्टी है जिसपे एनकम्ब्रेंस है, राइट? क्या है? एनकम्ब्रेंस। एनकम्ब्रेंस का जनरल मीनिंग जो होता है दैट इज बर्डन। ठीक है, एनकम्ब्रेंस ऑन प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा? बर्डन ऑन एनी प्रॉपर्टी। और ये बर्डन कुछ भी हो सकता है, ये बर्डन हो सकता है कोई चार्ज हो, राइट? कि किसी प्रॉपर्टी की इनकम से कुछ पैसा, चार्ज क्या होता है कि किसी प्रॉपर्टी की इनकम से, मान लो ये कोई प्रॉपर्टी है और इस प्रॉपर्टी से जो भी इनकम आ रही है उसका 25% पैसा जो है वो ए नाम की लेडी को दिया जाएगा पर मंथ, तो ये इसे हम चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो बर्डन कुछ भी हो सकता है, चार्ज हो सकता है, ठीक है, हो सकता है कि वो जो प्रॉपर्टी है उसको मॉर्टगेज किया हो, ये भी एक तरह का एनकम्ब्रेंस है, राइट? ये जो प्रॉपर्टी है इसको मॉर्टगेज किया हो, ये भी एक तरह का एनकम्ब्रेंस है। तो सेक्शन 57 ये बोलता है कि कोई भी पार्टी कोर्ट को अप्रोच कर सकती है, क्या डिक्लेयर करवाने के लिए? ये डिक्लेयर करवाने के लिए कि ये जो प्रॉपर्टी है दैट इज फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंस, दैट इज फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंस। ठीक है, और उस केस में कोर्ट से क्या फ्री फ्रॉम एनकम्ब्रेंस, कोर्ट ये डिक्लेयर कर दे एंड क्या कर दे? सेल कर दे उस प्रॉपर्टी के, एंड सेल कर दे उस प्रॉपर्टी की। ठीक है, तो अब कल हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोर्ट सेल करती है प्रॉपर्टी को तो उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। और उन सिचुएशंस में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होता। पर यहाँ पे सेक्शन 57 को स्पेसिफिकली बोला गया है सेक्शन 2D में कि दिस इज एन एक्सेप्शन टू ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का दैट रूल वेयरइन इट सेज दैट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट विल नॉट अप्लाई ऑन द ट्रांसफर्स बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। आई होप आपको सेक्शन 57 का एक बेसिक आइडिया लगा होगा और आप क्लियर हो गए। अब हम आगे आते हैं जो चैप्टर 4 की बात। चैप्टर 4 है, क्या बोल रहा है चैप्टर 4? चार्ज एंड मॉर्टगेज के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो अब हम समझते हैं कि इसके साथ ऐसा क्यों किया गया कि ये वाला जो चैप्टर है, चैप्टर 4 चार्ज एंड मॉर्टगेजेस वाला जो चैप्टर है, इसको इस पे क्यों ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होता है, इवन दो इट माइट एंटेल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, विच मीन्स ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी बाय ऑपरेशन ऑफ बाय ऑर्डर ऑफ कोर्ट। ठीक है, तो हम समझते हैं। अब आप देखिए, अगर कोई मॉर्टगेज है, ठीक है, मॉर्टगेज क्या होता है? मॉर्टगेज जनरली जब कोई इंसान, मान लीजिए कोई ए नाम का इंसान है, ठीक है, और इसके पास कोई ये प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये बी के पास जाता है और बी से ये बोलता है कि मुझे आप एक सर्टेन अमाउंट दे दो। मान लो 5 लाख रुपए ए जो है वो बोलता है कि बी से बोलता है कि आप मुझे 5 लाख रुपीज़ दे दो। तो बी बोलता है कि अगर आप मेरे पैसे लेके भाग गए तब मैं कहाँ पे जाऊँगा? तो ए क्या करता है? ए बोलता है आप मेरी प्रॉपर्टी अपने पास रख लो। इसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? गिरवी रख देना। तो जब हम किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं उसको बोलते हैं मॉर्टगेज, और अगर हम किसी मूवेबल प्रॉपर्टी को गिरवी रखते हैं तो उसको बोलते हैं प्लेज। ठीक है, आई होप आपको ये डिफरेंस क्लियर होगा। तो ए ये बोलता है कि ठीक है, मेरे पास ये मेरा घर है और इस प्रॉपर्टी को, ये मेरा घर है, मैं आपको इसके सामने आपके पास इस घर को गिरवी रखता हूँ और आप मुझे ये पैसे दे दो 5 लाख रुपए, तो और जो भी आपका ये प्रिंसिपल सम है प्लस इंटरेस्ट जो भी होगा मैं आपको 3 महीने बाद लौटा दूंगा, तब मेरा घर आप मुझे लौटा देना। ठीक है, इस
पूरे रिलेशन को, इस ट्रांजैक्शन को क्या कहते हैं? मॉर्टगेज। अब अगर मान लो इस इंसान ने, और इस पूरे ट्रांजैक्शन को मॉर्टगेज कहते हैं, और जिसने पैसे लिए उसको बोलते हैं मॉर्टगेजर, जिसने इधर पैसे दिए उसको बोलते हैं मॉर्टगेजी, और ये जो सम है, ये जितना पैसा है, इसको बोलते हैं मॉर्टगेज मनी। ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम मॉर्टगेज का चैप्टर पढ़ेंगे। तो अब मान लो इसने क्या बोला था कि मैं 3 महीने बाद पैसा दे दूंगा, ए ने बोला था बी को, और ए ने 3 महीने बीत गए और पैसे नहीं दिए। बी ने बोला कि भाई पैसे दे दो यार, 3 महीने तो बीत गए, अब कब दोगे? ठीक है, तो फिर ए ने बोला कि ठीक है अब अगले महीने दूंगा। तो बी ने अगले महीने का भी इंतज़ार किया, फिर भी इसने नहीं दिए। फिर इसने ए को बोला कि भाई अब तो पैसे दे दे यार, कब देगा? तो फिर ए ने बोला कि बस अब कल देता हूँ मैं आपको। वो कल भी निकल गया, फिर भी पैसे नहीं आए। अब इस केस में बी के पास क्या ऑप्शन है? बी के पास ऑप्शन है कि ये इस प्रॉपर्टी को सेल करवा सकता है या इसका फोरक्लोजर करवा सकता है। तो बेसिकली जो मॉर्टगेजी है उसका जो राइट होता है, उसके राइट को फोरक्लोजर, उसके पास फोरक्लोजर और सेल का राइट होता है, और जो मॉर्टगेजर होता है उसके पास क्या राइट होता है? उसके पास होता है राइट ऑफ रिडेम्पशन। रिडेम्पशन का क्या मतलब होता है? रिडेम्पशन का मतलब होता है कि अगर ए जो भी 5 लाख प्लस इंटरेस्ट, मतलब जो कुछ भी मॉर्टगेज मनी है, जब ए बी को दे देगा तो उसका घर, उसके घर पे, उसका घर फ्री हो जाएगा, उसका घर पे जो एनकम्बरेंस है वो हट जाएगा और वो घर दोबारा इसके पास आ जाएगा अगर इसने पोसेशन ट्रांसफर कर दिया है तो। राइट, तो जो मॉर्टगेजर का राइट क्या होता है? वो रिडेम्पशन का राइट होता है। जो भी पैसा उसने लिया है मॉर्टगेजी से, वो पैसा देके, जो जिसे मॉर्टगेज मनी बोलते हैं, अपने घर को वो रिडीम करा सकता है। और जो मॉर्टगेजी होता है उसके पास राइट होता है राइट ऑफ सेल एंड राइट ऑफ फोरक्लोजर। सेल हम सब समझते हैं, फोरक्लोजर का मतलब ये होता है कि अगर कोर्ट ने फोरक्लोजर की डिक्री ग्रांट कर दी तो इससे हम ये समझेंगे कि जो ए है, ए विल नॉट बी एबल टू रिडीम हिज प्रॉपर्टी देयर आफ्टर व्हेन वंस द डिक्री ऑफ फोरक्लोजर हैज बीन ग्रांटेड इन फेवर ऑफ बी। राइट, तो अब हम समझते हैं कि ये सेल कैसे। अब जो बी है वो डायरेक्टली उठा के इस प्रॉपर्टी को सेल नहीं कर सकता। ये क्या करेगा? अप्लाई करेगा कोर्ट में। ही विल अप्लाई इन कोर्ट, और कोर्ट के सामने ये बोलेगा बी कि इसने मुझसे 5 लाख रुपए लिए थे, उस पर इतना इंटरेस्ट होता है और इसने बोला था 3 महीने में दे दूंगा, और इतना टाइम लैप्स हो गया है उसके बाद, पर मेरा पैसा नहीं दिया गया है, अभी तक इसने मुझे पैसा नहीं दिया है और आप मेरा पैसा मुझे दिलवाओ। ये कोर्ट में प्रे करता है, रिक्वेस्ट करता है। तो अब कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट के पास क्या ऑप्शन है? कोर्ट इसको ऑप्शन देगा कि भाई अब पैसे दे दो। कोर्ट ने थोड़ा टाइम दिया पर इसने फिर भी नहीं दिया, तो कोर्ट क्या करेगा? कोर्ट इस चीज़ को, इस प्रॉपर्टी को अटैच करेगा और इस प्रॉपर्टी को सेल कर देगा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को बेच देगा। अब कोर्ट सेल कैसे करता है? कोर्ट सेल करता है बाय ऑक्शन। ठीक है, तो ये ट्रांजैक्शन किसके बीच में था? ए और बी के बीच में। ऑक्शन में कोई सी नाम का जो बिडर था, उसने सबसे ज़्यादा इसके लिए बिड कर दिया, हाउस के लिए। उसने बोला कि नहीं, मैं सबसे ज़्यादा मैं इतने पैसे दूंगा, एंड उसकी बिड हाईएस्ट थी। तो जो ऑक्शनियर था उसने उस बिड को एक्सेप्ट कर लिया और ये घर किसको बिक गया? घर चला गया सी को। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी कैसे हुआ? ट्रांसफर बाई ऑपरेशन ऑफ लॉ, मतलब ट्रांसफर बाई ऑर्डर ऑफ कोर्ट हुआ। प्रॉपर्टी किसकी? जो प्रॉपर्टी पहले ए की थी, अब वो प्रॉपर्टी किसकी हो गई? सी की हो गई। बट स्टिल यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि ये सेक्शन 2D में ऐसा लिखा हुआ है। अदरवाइज एज अ जनरल रूल, अगर एज अ जनरल रूल ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं होता इस तरह की चीज़ों में। राइट, तो यहाँ पे अब ये जो प्रॉपर्टी सी को चली गई ऑक्शन से, ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इसको बेच दी गई। अब जब इस घर को सेल किया गया तो मान लो इस घर में, ये घर की कीमत 20 लाख रुपए थी और 20 लाख में 5 लाख रुपए ये और 50,000 रुपए, 5,50,000 रुपए इंटरेस्ट था। तो 5.5 लाख रुपीस क्या किए गए? 5.5 लाख रुपीस कोर्ट ने बी को पे कर दिया, एंड द रिमेनिंग अमाउंट ऑफ 14.5 lakhs वाज गिवन टू ए। राइट, अब यहां पे अगर मान लो यहां पे टीपीए क्यों अप्लाई हो रहा है, अब हम इस चीज को आंसर करते हैं। हम ये तो समझ आ गया कि सेक्शन 2D क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ पे टीपीए इसलिए अप्लाई हो रहा है कि अब जो मॉर्टगेज का जो रिलेशन है वो गवर्न किससे होता है? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट से गवर्न हो रहा है। अब अगर ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट इस पर अप्लाई नहीं होगा तो फिर ये जो मॉर्टगेजी का राइट है वो डिफीट हो जाएगा ना। मॉर्टगेजी के पास सेल और फोरक्लोजर का राइट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट ने दिया है। अब अगर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई नहीं होगा तो ये अपना राइट खो देगा, और अगर इसके पास ये राइट नहीं है, राइट, तो इसके पास कोई रेमेडी नहीं बचेगी ना। ए इससे पैसे भी ले लेगा, ठीक है, इसके पास ये भी ऑप्शन नहीं है कि ये
कोर्ट में जाए और कोर्ट में जाके पैसे रिकवर कर सके। तो इसीलिए ये मैंडेटरी है कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के प्रोविजंस इस तरह के जो मॉर्टगेजेस हैं उन पे अप्लाई किए जाएं। एंड देयरफॉर ये दो एक्सेप्शंस हैं, कौन कौन से? सेक्शन 2D में पहला सेक्शन 57 एंड सेकेंड चैप्टर 4 दैट इज मॉर्टगेजेस एंड चार्ज, जो कि ये बोलते हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट अप्लाई होगा कहाँ पे? उन ट्रांसफर्स पे भी जो ऑपरेशन ऑफ लॉ हैं जो इन प्रोविजंस के अंडर हुए हैं, राइट। उसके बाद अब हम सेक्शन 2D के बाद देखते हैं, एक लाइन और लिखी हुई है नीचे, एंड नथिंग इन द सेकेंड चैप्टर ऑफ दिस एक्ट शैल बी डीम्ड टू अफेक्ट एनी रूल ऑफ मोहम्मदन लॉ। ये क्या बोलना चाह रहा है? सेकेंड चैप्टर जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, वो मोहम्मदन लॉ के किसी भी रूल को अफेक्ट नहीं करेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सेकेंड चैप्टर में जो कि प्रोविजंस दिए हैं सेक्शन 5 से सेक्शन 5 से 53A तक के जो प्रोविजंस हैं, ठीक है, ये प्रोविजंस मुस्लिम लॉ के जो रूल्स हैं, मुस्लिम लॉ के जो रूल्स हैं उन पे ये प्रोविजंस प्रिवेल नहीं करेंगे। मतलब सेकेंड चैप्टर ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो भी कुछ दिया हुआ है, तो अगर जब उसकी एप्लीकेशन हम मुस्लिम्स पे करेंगे तो मोहम्मदन लॉ में जो भी रूल होगा उसके ऊपर क्या होगा? ये वाले प्रोविजंस प्रिवेल नहीं करेंगे। विच मीन्स अगर कोई कॉन्ट्राडिक्शन है बिटवीन ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का सेकेंड चैप्टर एंड रूल्स ऑफ मोहम्मदन लॉ, तो व्हाट विल प्रिवेल? रूल ऑफ मोहम्मदन लॉ विल प्रिवेल। फॉर एग्जाम्पल, रूल ऑफ परपेचुटी, रूल ऑफ परपेचुटी मैं अभी एक्सप्लेन नहीं कर सकता, उसके पीछे का रीज़न ये है कि उसमें 3-4 सेक्शंस मुझे को रिलेट करके पढ़ाने पड़ेंगे। अभी आप केवल इतना याद रखो एग्जाम्पल के तौर पे, मैं अभी आने वाले टाइम में उसको एक्सप्लेन करूंगा। रूल ऑफ परपेचुटी जो है वो मुस्लिम लॉ में, मतलब रूल अगेंस्ट परपेचुटी मुस्लिम लॉ में नहीं है, ठीक है। मतलब मुस्लिम लॉ में ऐसा कोई रूल नहीं है कि विच इज़ रूल अगेंस्ट परपेचुटी, प्रोवाइडेड जो प्रॉपर्टी है वो अल्टीमेटली किसी वक्फ में वेस्ट की जाए, ठीक है। पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट रूल अगेंस्ट परपेचुटी के बारे में बात करता है। तो अब मोहम्मदन के केस में क्या होगा कि जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का रूल अगेंस्ट परपेचुटी है वो उन पे अप्लाई नहीं होगा, और उनका जो रूल है जो कि ये बोलता है कि रूल अगेंस्ट परपेचुटी एप्लीकेबल नहीं है और वो परपेचुटी में प्रॉपर्टी को वेस्ट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड जो प्रॉपर्टी है वो लास्ट में किसी वक्फ में वेस्ट की जाए, ठीक है। तो कौन सा रूल प्रिवेल करेगा? मुस्लिम्स का ये वाला रूल प्रिवेल करेगा, मोहम्मदन लॉ का, ठीक है। तो सेकेंड चैप्टर, आई होप अब आप क्लियर हो कि ये क्या बोलना चाह रहा है कि सेकेंड चैप्टर जो है उसका कोई रूल जो है मुस्लिम्स के ऊपर प्रिवेल नहीं करेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ऐसा कोई सिचुएशन हो सकता है जहां पे, क्या ऐसी कोई सिचुएशन हो सकती है जहां पे मुस्लिम लॉ पे भी, मुस्लिम्स के ऊपर भी जो सेकेंड चैप्टर है उसके रूल्स अप्लाई हों, ठीक है? तो बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 52 जो है ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ लिस पेंडेंस की। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी प्रॉपर्टी जिसके बारे में कोर्ट में कोई सूट फाइल हुआ है, उसको जब तक वो सूट चल रहा है विदाउट द परमिशन ऑफ कोर्ट उसको कोई पार्टी एलिएनेट नहीं कर सकती, बेच नहीं सकती, ठीक है। पर सेक्शन 52 जैसा, लिस पेंडेंस जैसा कोई रूल मुस्लिम लॉ में नहीं है, ठीक है। मोहम्मदन लॉ में ऐसा कोई रूल नहीं है। तो इस केस में क्योंकि वहां पे वो गैप है, सेक्शन 52 कैन बी अप्लाइड ऑन मोहम्मदन्स, राइट। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया और वो जजमेंट था टी रवि एंड अनदर वर्सेस चिन्ना नरसिम्हा का, ठीक है। ये 2017 का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि ऐसा नहीं है जस्ट बिकॉज यहाँ पे ये लिखा हुआ है
कि ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का जो सेकंड चैप्टर है वो अप्लाई नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं है, मतलब मुस्लिम्स पे वो रूल्स प्रिवेल नहीं करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि सेकंड चैप्टर पे जो भी रूल्स दिए हैं वो कंप्लीटली अप्लाई ही नहीं होगा मुस्लिम्स पे, ऐसा नहीं है। वो रूल्स जो मोहम्मदन लॉ में नहीं है और सेकंड चैप्टर में दिए हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के, वो रूल्स अप्लाई होंगे मोहम्मडन्स के ऊपर भी, राइट। तो ये जजमेंट आप लोग नोट डाउन कर सकते हो। तो आई होप आपको सेक्शन 2 प्रॉपरली क्लियर हुआ होगा। और एक और चीज़ ये बोला गया कि ये जो प्रोविज़न है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो मोहम्मदन लॉ है इस पे सेकंड चैप्टर अप्लाई नहीं होगा। 1929 से पहले, बिफोर 1929 ये प्रोविज़न जो है हिंदूज एंड बुद्धिस्ट पे भी अप्लाई नहीं होता था, पर 1929 के अमेंडमेंट के बाद से नाउ इट अप्लाइज ऑन हिंदूज एंड बुद्धिस्ट एज वेल, राइट। आई होप आपको सेक्शन 2 क्लियर हुआ होगा, राइट। तो ये हम लोगों का सेक्शन 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अभी आज हम लोगों का प्लान ये था कि हम सेक्शन 2 एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, जो सेक्शन 3 इंटरप्रिटेशन क्लॉज में जो इमूवेबल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन है, हम उसको कम्प्लीटली कवर करेंगे। बट आई थिंक ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो गया है और अगर हमने वो स्टार्ट किया तो द लेक्चर वुड बी टू लॉन्ग और ये ठीक नहीं होगा। तो हम कल इमूवेबल प्रॉपर्टी जो इंटरप्रिटेशन क्लॉज सेक्शन 3 है उसमें हम इमूवेबल प्रॉपर्टी पे डिस्कशन करेंगे। एंड आई थिंक एक कंप्लीट लेक्चर जो है वो डेडिकेटेड रहेगा इमूवेबल प्रॉपर्टी के कंसेप्ट को, क्योंकि वो काफ़ी डायनेमिक कंसेप्ट है और काफ़ी कॉम्प्रहेंसिवली हम उसे डील करने वाले हैं। तो आप लोग सेक्शन 2 के बारे में मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया है, मतलब इतना इन डेप्थ एनालिसिस आपको जनरली कहीं नहीं मिलेगा। तो आप इसको देखिए और आपको अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और उस पर मुझसे डाउट पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि आपको ये कैसा लगा, हमारा सेकंड लेक्चर कैसा लगा, और इस हमारे चैनल को, आपके अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए। क्योंकि इसमें कोई आपकी फ़ीस तो लग नहीं रही है, राइट, और आपको ज्ञान फ्री का मिल रहा है, तो सब्सक्राइब करने में क्या जाता है, राइट। और बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिए ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और अब हम लोग इस लेक्चर के बाद हम मिलेंगे मंडे को, और मंडे को 8 बजे हम लाइव क्लास में मिलते हैं। अंटिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।